बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के चैप्टर 1 को कवर कर लिया था, जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पेनल कोड के चैप्टर 2 के सेक्शन 6 से लेकर 20 तक को कवर करेंगे, जबकि जो बाकी सेक्शन बचेंगे उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये जो चैप्टर 2 है ये जनरल एक्सप्लेनेशन से मुतलिक है, यानी कि पाकिस्तान पेनल कोड में जो भी टर्म्स यूज होंगी उनका क्या मतलब होगा, ये सब हमें अच्छी तरीके से ये बताता है। इस चैप्टर में सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक कवर किए गए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 Definitions in the code to be understood subject to the exceptions। व्यूअर्स, हमारा जो चैप्टर 4 है वो जनरल एक्सेप्शन से मुतलिक है, जिसमें सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक जनरल एक्सेप्शंस बयान की गई हैं। उन जनरल एक्सेप्शंस में बयान किया गया है कि किन हालात में, किन सूरतों में जब कोई जुर्म होता है तो वो जुर्म नहीं कहलाता, यानी कि कोई शख्स अगर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान पेनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस सेक्शन 6 में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है कि इस कोड में, यानी कि इस पेनल कोड में जितनी भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन है और उनके जितने भी पेनल प्रोविजन हैं, और इन डेफिनेशंस के और पेनल प्रोविजन के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, इनको ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे ये जो चैप्टर है 4 जनरल एक्सेप्शन से मुतालिक, उनके तहत ही इनको अंडरस्टूड किया जाएगा, इनको समझा जाएगा। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और प्रोविजन shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions। इसके बाद मजीद बयान किया गया है कि जब एक दफ़ा बताया गया है कि डेफिनेशन जितनी भी हैं, जितनी पेनल प्रोविजन हैं और जितनी इलस्ट्रेशन हैं, इनको जनरल एक्सेप्शन के तहत ही समझा जाएगा, और इस चीज़ को इस पेनल कोड के अंदर बार बार बयान ही किया जाएगा। यानी कहा गया है दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पेनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। इस कोड के अंदर जुराइम की जितनी डेफिनेशंस लिखी गई हैं, उन तमाम डेफिनेशंस के नीचे ये नहीं लिखा गया कि अगर कोई जुर्म 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा सरजद करता है तो वो उस जुर्म के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जनरल एक्सेप्शन जो हैं ये बार बार रिपीट नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि तमाम जुराइम की जो डेफिनेशन है उनको जनरल एक्सेप्शन के तहत ही माना जाएगा, और यही समझा जाएगा कि नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यानी कि 7 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा जब कोई जुर्म करता है तो उसको जुर्म नहीं कहा जाएगा। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक पुलिस ऑफिसर है जो कि किसी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार करता है, क्योंकि वो समझता है कि इस शख्स ने मर्डर किया है। जब पुलिस ऑफिसर ऐसे शख्स को बगैर वारंट के एप्रीहेंड करता है, यानी कि गिरफ्तार करता है, तो इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको ये नहीं माना जाएगा कि इसने इसको हब्स बिजा में रखा है, क्योंकि कानूनन ऐसा पुलिस ऑफिसर ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने का पाबंद है। तो पुलिस ऑफिसर की ऐसी जो एप्रीहेंशन होगी, इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कानूनन वो बाउंड था ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के लिए। लिहाजा इसका जो केस है वो जनरल एक्सेप्शंस के तहत आ जाता है, क्योंकि सेक्शन 76 में कहा गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। लिहाजा इसको हर जगह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में इसको एक दफा मेंशन कर दिया गया है।
पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 6 है इसको समझना चाहिए। द कानूनी शहादत 1984 के आर्टिकल 121 के तहत 121 में बयान किया गया है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन, यानी कि किसी भी जुर्म को साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा इस्तगासा की होती है, यानी कि प्रोसिक्यूशन की होती है। लेकिन अगर कोई मुलजिम पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जनरल एक्सेप्शन का सहारा लेता है तो फिर ये उसको खुद साबित करना पड़ता है। 2015 PCRLJ 1685 पेज में बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस का सहारा लेता है जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर मौजूद जनरल एक्सेप्शंस में आती है, तो इस प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस को साबित भी मुलजिम ने खुद ही करना होगा। सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड is used in every part of this code in conformity with the explanation। चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन यूज की गई हैं, जैसे जेंडर की डेफिनेशन दी गई है, नंबर की डेफिनेशन दी गई है, मैन वुमेन की डेफिनेशन दी गई है, पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, इलीगल क्या होता है, गुड फेथ क्या होता है, ये सब चीजें एक दफा बयान कर दी गई हैं। अब अगर पूरे कोड में कहीं भी ये अल्फाज यूज होते हैं, जेंडर की लिखा है या नंबर की लिखा है या मैन वुमेन लिखा है, तो उसका मतलब यही होगा जो इस चैप्टर में डिफाइन किया जा चुका है। सेक्शन 8 जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, यानी कि पीपीसी में कहीं भी ही का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है या इसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे हिम और हिज वगैरह, उनका अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसका मतलब होगा कि ये जो टर्म है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल की गई है। यानी कि ही का मतलब ये नहीं होगा कि ये मेल ही है, ये फीमेल के लिए भी ही इस्तेमाल की जा सकती है। सेक्शन 9 इसमें सिर्फ नंबर से मुतालिक बताया गया है कि नंबर क्या होता है। अनलेस द कॉन्ट्रैरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, यानी कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो कि किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल होता हो, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब यही समझा जाएगा कि ये ज्यादा चीजों के लिए भी यही इस्तेमाल हुआ है, और कोई ऐसा लफ्ज जो कि ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो उसको यही समझा जाएगा कि ये लफ्ज एक चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसमें एक शर्त रख दी गई है, अनलेस द कॉन्ट्रैरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसका इतलाक उस वक्त नहीं होगा जब उस कॉन्टेक्स्ट से कुछ और अपीयर हो रहा हो, कुछ और जाहिर हो रहा हो। सेक्शन 10 इसके अंदर मैन और वुमेन का लफ्ज समझाया गया है कि पाकिस्तान पेनल कोड में कहीं भी मैन और वुमेन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब क्या होगा, जिसके मुताबिक जो मैन है वो डिनोट करेगा ऐसे मर्द को जो भी किसी भी उम्र का हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है और बड़ी उम्र का बूढ़ा भी हो सकता है और जवान भी हो सकता है। इसी तरह जो लफ्ज है वुमेन वो किसी भी उम्र की औरत को डिनोट करेगा, यानी कि इसका मतलब है कि अगर वुमेन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वुमेन से मुराद कोई छोटी उम्र की बच्ची नहीं है। अगर छोटी उम्र की बच्ची है तो वो भी वुमेन की तारीफ में ही आएगी। सेक्शन 11 में पर्सन को डिफाइन किया गया है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि पर्सन में कंपनी भी शामिल है, एसोसिएशन भी शामिल है और कुछ अफराद की जो बॉडी है वो भी शामिल है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो और चाहे ना हो। सेक्शन 11 में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंक्लूड्स, इसका मतलब है जो इसकी डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें कुछ और चीजें भी शामिल की जा सकती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें शामिल है, लीगल एंटिटी भी इसमें शामिल है और नेचुरल पर्सन भी इसमें शामिल है।
जैसा कि 2007 PCRLJ पेज 238 में बयान किया गया, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी और पर्सन whether incorporated or not. It also includes artificial person or legal entity and natural person like man or woman, male or female. Section 12 इसमें पब्लिक को डिफाइन किया गया है. The word public includes any class of public or any community. यानी कि पब्लिक के लफ्ज से मुराद पब्लिक की कोई भी क्लास है. अवाम की कोई भी क्लास हो या कोई भी तबका हो, वो पब्लिक में ही शामिल किया जाएगा. इसके बाद है सेक्शन 13 जिसको रिपील कर दिया गया है. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 14 पे, सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट. द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर्स और सर्वेंट्स continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of central government or any provincial government. यानी कि पाकिस्तान की किसी भी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत के तहत कोई शख्स एज ए ऑफिसर या फिर एज ए सर्वेंट अपॉइंट किया जाता है तो उसको सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहा जाएगा. इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 15 एंड 16. इन दोनों को ओमिट कर दिया गया है क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के दौर के थे. सेक्शन 17 गवर्नमेंट से मुतल्लिक है. गवर्नमेंट से मुराद ऐसा शख्स या अशखास हैं जिनको कानूनी तौर पर इख्तियार दिया गया हो कि वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट को चलाएं या इसके किसी हिस्से में गवर्नमेंट को चलाएं. इसके बाद है सेक्शन 18 जिसको रिपील कर दिया गया है. सेक्शन 19 में जज को डिफाइन किया गया है. द वर्ड जज डज नॉट ओनली डिनोट एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज. यानी कि सिर्फ वही शख्स जज नहीं माना जाएगा जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज ए जज, बट ऑल्सो एवरी पर्सन who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment. यानी कि कोई भी शख्स किसी कानूनी प्रोसीडिंग, चाहे वो दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, कोई डेफिनेटिव जजमेंट देने का अख्तियार रखता हो तो ऐसे शख्स को जज कहा जाएगा. डेफिनेटिव जजमेंट से मुराद फाइनल जजमेंट देने के लिए जिसके पास इख्तियारात हैं वो कानूनी तौर पर जज होगा. दूसरी सूरत में और जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव. या फिर अगर ऐसे शख्स ने कोई ऐसी जजमेंट दी है जिसके अगेंस्ट कोई अपील दायर नहीं होती और वो जो जजमेंट है वो डेफिनेटिव हो जाती है तो ऐसे जजमेंट देने वाले शख्स को भी जज कहा जाएगा. और अ जजमेंट which if confirmed by some other authority would be definitive. या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि किसी प्रोसीडिंग में, लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, कोई ऐसी जजमेंट देता है जो कि उसको जो अथॉरिटीज हैं उसको फाइनल मान लेती हैं तो ऐसे शख्स को भी जज कहा जाएगा. नेक्स्ट है हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्संस विच बॉडी ऑफ पर्संस इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच ए जजमेंट. यानी कि अगर किसी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, अगर किसी बॉडी ऑफ पर्संस को इख्तियारात हासिल हैं कानूनी तौर पर कि वो ऐसी जजमेंट दे तो ऐसी बॉडी ऑफ पर्संस को भी जज कहा जाएगा. इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसको इख्तियारात हासिल हैं कि वो किसी शख्स को किसी जुर्म में सजा दे सके या फिर उसको जुर्माना आयद कर सके विद और विदाउट अपील तो ऐसे मजिस्ट्रेट को भी जज माना जाएगा. सेक्शन 20 में बताया गया है कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या मुराद है. द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन. यानी कि वो जज जो कि हमने सेक्शन 19 में डिस्कस किया है, वो जज अगर जुडिशली एक्ट करता है, यानी कि जुडिशली अगर वो जजमेंट देता है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है.
or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body। इसी तरह अगर जजेस की कोई बॉडी कानून के तहत एम्पावर्ड है जुडिशली एक्ट करने के लिए तो ऐसी बॉडी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगी। आगे लिखा है व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, यानी कि जज अपनी जगह पर और बॉडी ऑफ जजेस अपनी जगह पर अगर जुडिशली एक्ट करते हैं, जुडिशली तौर पर वर्किंग करते हैं तो ये क्या होगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।